आज का हमारा अपना जो विषय है वह है छंद। आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। छंद का यदि हम शाब्दिक अर्थ कहें और बात करें तो होता है पद्य। छंदासी छादना, छंदों द्वारा ही भाव तथा रस का आच्छादन किया जाता है, इसलिए इसे छंद कहा जाता है। दूसरे रूप में हम कहें छंद की परिभाषा तो यद अक्षर परिमाणम छंद छंद है, निश्चित वर्ण, यति, गति, मात्रा, चरण, गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना जो होती है वह छंद कही जाती है। बात आती है कि छंद के ज्ञाता कौन रहे, तो छंद के ज्ञाता पिंगल मुनि को माना जाता है। वैसे हम कहें तो छंद मीमांसा के जो वैदिक छंद मीमांसा है उसके अनुसार तो जो छंद के आदि प्रवर्तक हैं वो शिव हैं, और उन्हीं से जो बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, मांडव्य आदि के द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ी और विकसित और परिवर्तित होती हुई जो पिंगल मुनि तक आई। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र में सूत्रों को लिखा और जिसका नाम पिंगल सूत्र कहलाया। आचार्य के कहें तो हम काव्य के लिए गुण, अलंकार, रस आदि की अपेक्षा होती है, वह चाहे गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य। किंतु जो काव्य हेतु, पद्य काव्य हेतु जो आवश्यकता है वो मुख्य उपादान है छंद। छंद निर्माण के लिए मात्रा, वर्ण, संख्या, यति, विराम, लय, गण तो आदि की आवश्यकता होती है। इन नियमों को छंद नियम कहते हैं। इस पद्य रचना का दूसरा नाम ही छंद कहा जाता है। यदि हम अब इन्हीं जो छंदों नियम के अंतर्गत जो ये आते हैं मात्रा, वर्ण, संख्या, यति, विराम, लय, जो ये नियम हैं ये क्या है, तो मात्रा यदि हम कहें तो लघु और गुरु, जैसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि लघु मात्रा ये कही जाती है और गुरु मात्रा ये कही जाती है। अब ये लघु और गुरु मात्रा लगती कैसे है, तो जो हमारे स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये सब ह्रस्व है और ये ह्रस्व है, इनों की मात्रा होती है रस्व मात्रा। इसको हम एक मात्रिक भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, लघु वर्ण कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जो मात्रा होती है वह दीर्घ भी होती है। जो दीर्घ वर्ण होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तीनों पर जब ये सारे दीर्घ वर्ण हैं, ये मात्राएं दीर्घ मात्राएं कही जाती हैं, जिसके लिए हम जो अवकय का चिन्ह लगाते हैं। इन वर्णों को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। अलग आता है वर्ण संख्या। जो वर्ण संख्या है तो वर्णों की संख्या क्या है, तो ये जो है ये एक मात्रिक है, इसकी एक संख्या है, ये द्विमात्रिक है, दो संख्या है। प्लुत वर्ण भी होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये एक मात्रिक है और लघु। दीर्घ द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह जो दीर्घ है उसका चिन्ह ये। प्लुत है, ये त्रिमात्रिक कहलाता है। और जो त्रिमात्रिक है इसकी मात्रा इस तरह से की जाती है। और ये जो ये वर्ण है ये ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के वर्ण कहे जाते हैं। अब आता है यति। यति क्या है, यति कहते हैं विराम को या जो रुकना है, जो अवरोध है उसको हम यति कहते हैं। जब भी हम कोई पद्य बोलते हैं तो कहाँ पर हमें उस विराम लेना है, उस
स्थान विशेष को यति कहा जाता है। लय, जो लय है वो है हमारा प्रवाह, जिसे उसे ही हम गति भी कहते हैं। चरण भी एक, इसमें हम जब छंद पढ़ते हैं चरण भी विशेष रूप से देखा जाता है। चरण को हम पाद भी कहते हैं। और जो पाद, जब हम कोई भी पद पढ़ते हैं जिसमें 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों में जो वर्णों की गणना होती है या मात्राओं की गणना होती है उसके आधार पर जो है छंद निश्चित किया जाता है। तो प्रत्येक एक में जो वर्ण होते हैं उसको हम पाद कहते हैं। ये सब जो है छंदो नियम के अंतर्गत आने वाले इन सब का हमें जानना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अभी प्रारंभ में देखा था कि जो छंद मीमांसा के अनुसार हम देखते हैं कि वेदों से ही छंद की प्रारंभ होता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं वेदों के बाद में जब हम लौकिक साहित्य पर आते हैं तो हम देखते हैं कि पिंगल मुनि जो है उस छंद शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं या कहता कहे जाते हैं, लेकिन प्रारंभ हम उनको मानते हैं शिव से। वेदों में जब हम इस छंद की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वेदों को समझने के लिए जो सबसे आवश्यक माना जाता है वो वेदांग माने जाते हैं। और वेदांग में जो है 6ठे नंबर का जो वेदांग है वो छंद कहा जाता है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे गए हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांत कहे गए हैं। इनमें जो 6ठा छंद है जो नामक वेदांत है, ये जो है अत्यंत आवश्यक माना गया है छंदों को जानने के लिए या वेदों को जानने के लिए। क्योंकि जो जितने भी हम देखते हैं ऋग्वेद हम पढ़ते हैं तो उन वेदों में जो हम मंडल पढ़ते हैं, ऋषि प्राणी सूक्त जो पढ़ते हैं, उनमें हमें मालूम चलता है कि वो त्रिष्टुप छंद में लिखे गए हैं, कोई गायत्री छंद में लिखा हुआ है, कोई जगती छंद में लिखा हुआ है। तो उसके ज्ञान के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि छंद की हमें जानकारी हो। और इसीलिए वहाँ पर कहा गया है छंदः पादोस्तु वेदस्य। जो छंद है वह वेदों के पाद हैं, क्योंकि पैर पर हम देखते हैं कि शरीर का पूरा भार होता है वो भी पैर पर होता है। और जो और वेदों को समझने का जो पूरा दारोमदार है वो भी छंद पर है। इसलिए छंदः पादोस्तु वेदस्य इस प्रकार से कहा जाता है। अब बात आती है वैदिक छंद और लौकिक छंद में फर्क क्या है, क्योंकि वहाँ पर त्रिस्तुप छंद थे, वहाँ पर अनुश्रुत छंद तो था, लेकिन अभी इस समय अनुश्रुत छंद लेकिन उसको श्लोक कहा जाता है। वहाँ पर जगती छंद था और इस समय जो है छंदों की बहुत लंबी श्रृंखला है। कोई 88 छंद मानता है, कोई 100 के ऊपर भी गणनाएं चली जाती हैं। तो छंद में वैदिक छंद में और लौकिक छंद में फर्क क्या है, तो हम देखते हैं कि वैदिक छंदों में जो है पादों की रचना अक्सर संख्या पर निर्भर थी और स्वर पर निर्भर थी। और जो लौकिक छंद हैं वहाँ पर जो गुरु, लघु, वर्ण तथा गण का विचार किया जाता है। जहाँ मात्रिक छंद होते हैं वहाँ गुरु, लघु आदि का विचार किया जाता है, जहाँ पर वर्णिक छंद होते हैं वहाँ पर गण का विचार किया जाता है। वैदिक छंद में जो छंद हैं वो एक पाद, त्रिपाद, पंचपाद भी हुआ करते थे। इस तरह की ऋचाएं में प्राप्त होती हैं। अतः वहाँ पर जो पाद, जो एक छंदो नियम के अंतर्गत एक पाद आता है, उस पाद का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पर चतुर्थांश नहीं था इसलिए। लेकिन अब जो नए छंद हैं, लौकिक छंद हैं, उनमें 4 ही पाद होते हैं और 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, तो इसलिए उसको चतुर्थांश का वहाँ पर मेले निकलता है, वहाँ पर महत्व होता है। अनुश्रुत छंद पहले भी था, आज भी है, और उसको आज के समय पर हम श्लोक कहते हैं। पहले जो 11 वैदिक छंद था उसमें 11 अक्षर का जो छंद था उसको हम त्रिष्टुप छंद कहते थे। आज 11 वर्ण का जो छंद है उसको इंद्रवर्जा छंद कहते हैं। उपेंद्रवज्रा और उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। जगती छंद जिसमें कि 12 अक्षर होते थे, आज जो लौकिक छंद है उसमें भी 12 वर्ण पर वंशज और द्रुत विलंबित जो छंद हैं उनमें वर्णों की गणना होती है। ये हुए हमारे वैदिक और लौकिक छंद। अन्य रूप में
यदि हम इन छंदों का जो भेद करें तो हम देखते हैं कि छंदों का विभाजन जब हम करते हैं तो छंद हमारे होते हैं दो प्रकार, वैदिक और लौकिक। फिर हम जब लौकिक छंदों का फिर वो करते हैं तो ये आते हैं मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में हम जो है आर्य जाति छंद है, उसको हम जाति छंद कहते हैं, वह लेते हैं। और वर्णिक छंद के फिर 3 भेद किए जाते हैं, वह है समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृद्ध। समृद्ध क्या है, अर्धसमृद्ध क्या है, विषमृद्ध क्या है? सबसे पहले बात समझने की है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो वर्णों की जहाँ पर गणना की जाती है वहाँ पर वर्णिक छंद होते हैं, जहाँ पर मात्राएं छंद का निर्धारण करती हैं वहाँ मात्रिक छंद कहा जाता है, जो कि एकमात्र है आर्य जाति छंद। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है और वो मात्राओं के लिए हम जब बात करते हैं तो वो मात्रिक छंद में जो 5 गण होते हैं वे हैं सर्वगुरु, अंतःगुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु, सर्वलघु। इस प्रकार से इसकी मात्राएं कही जाती हैं। जैसे सर्वगुरु है, इसमें जितने भी हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फर्क यह है क्योंकि यहाँ टाइप होने में नहीं आ रहा था और है या गुरु का चिन्ह, तो यहाँ पर मैंने 5 जो है वो गुरु का चिन्ह दिया है। वैसे गुरु का चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर है सर्वगुरु, मतलब सभी जो तीनों गण मिलकर जो बनता है उसमें सभी जो वर्ण है वो गुरु है। अंत गुरु मतलब अंतिम जो वर्ण है वो गुरु है। मध्य गुरु मध्य वर्ण गुरु है और प्रारंभ का जो वर्ण गुरु है वहाँ पर आदि गुरु और सर्वलघु जहाँ पर सभी लघु है। मात्रिक छंद को हम जाति छंद भी कहते हैं और आर्य जाति छंद इसका उदाहरण है। समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। समृद्ध क्या है, अर्धसमृद्ध क्या है, विसमृद्ध क्या है? तो समृद्ध वो है जिसमें जो 4 चरण होते हैं छंद में, वो चारों चरणों में जो मात्राएं समान होती हैं वो समृद्ध कहे जाते हैं। जहाँ पर चारों चरणों में 2 चरण में मात्राएं समान होती हैं, 2 चरण में मात्राएं समान नहीं होती। विशेष रूप से प्रथम और तृतीय पाद में मात्राएं समान होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ पाद में मात्राएं समान होती हैं, वे अर्धसमृद्ध छंद कहे जाते हैं। विसमृद्ध यहाँ पर जहाँ पर जो मात्राएं हैं चारों पादों में भिन्न भिन्न होते हैं वो विसमृद्ध छंद कहे जाते हैं। यथा उद्गाता जो छंद है, उद्गाता जो छंद है वह कहलाता है विसमृद्ध छंद। अर्धसमृद्ध का उदाहरण है वियोगिनी और पुष्पिताग्र। समृद्ध अधिकांश छंद समृद्ध छंद ही हैं। इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप छंद है, शिखिणी है, मालिनी है, ये सभी छंद जो है समृद्ध छंद कहे जाते हैं। ये हुए समृद्ध छंद और विसमृद्ध छंद। मात्राएं का जब नियम है, जब मात्रिक छंद की बात करते हैं तो मात्रिक छंद में हमने इसको हमने भेद किया। अब हम आते हैं मात्रिक छंद पर, क्योंकि मात्रिक छंद एकमात्र हमारे कोर्स में जो है वो आर्य जाति छंद है, तो हम मात्रिक छंद को पहले पूर्ण कर लेते हैं। तो मात्रिक छंद में
श्लोक के प्रत्येक चरण में लघु और गुरु मात्राओं की जो गणना की जाती है वह लघु की 1 और गुरु की 2 मात्राएं की जाती हैं। और लघु क्या है और गुरु क्या है? अभी पूर्व में मैंने बताया विश्व वर्ण जितने भी हैं, विश्व स्वर जिसमें लगते हैं वो रस स्वर जिसमें लगते हैं ए, ई, उ, ऋ, ये सब है लघु मात्राएं हैं और उसको एक मात्रिक कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ए, ये सब जो है ये दीर्घ वर्ण, ये सब जो है गुरु मात्राएं लगती हैं। और इसी आधार पर सर्व गुरु, सर्व लघु और आदि गुरु, मध्य गुरु, इस प्रकार से जो ये है इनके 5 गण स्वीकार किए जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं मातृ छंद में आर्य जाति छंद। आर्य जाति छंद है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तदीयपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा, जिसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय पाद में जो है अष्टादश 18 मात्राएं होती हैं। तृतीय पाद में फिर 12 मात्राएं होती हैं और पंचदश आर्य चतुर्थ के, जिसमें चतुर्थ जो पाद है उसमें 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्य जाति छंद कहलाता है। मतलब इसके हर पाद में मात्राएं अलग अलग होती हैं। यस्या, जिसके प्रथमे पादे, प्रथम पाद में 12 मात्रा 12 मात्राएं हैं तथा और तृतीय तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं हैं। अष्टादश द्वितीय पाद में 18 मात्राएं हैं। चतुर्थ के और चतुर्थ पाद में पंचदश 15 मात्राएं हैं। वह छंद आर्य जाति छंद कहा जाता है। जैसे कि शाकुंतल में इसका उदाहरण है सुबह सलिला अवगाह पाटल संसर्गे सुरभि वनमाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। यदि हम यहाँ पर मात्राएं लगाएं तो हम देखेंगे कि सुबह सलिला अवगाह, अब इसमें जो वर्ण है पहले तो हम वर्ण गिनेंगे क्योंकि प्रथम पाद में हमको लेने हैं 12 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवगाह पाटल संसर्गे सुरभि वनमाता। सॉरी 8 वर्ण है लेकिन मात्राएं 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि जो गुरु हैं उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और जो लघु हैं उसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी। और इस प्रकार से जो यहाँ पर 12 मात्राएं हुई। द्वितीय पाद है पाटल संसर्गे सुरभि वनमाता। पाटल संसर्गे सुरभि वनमाता। अब यहाँ पर हम मात्राएं करते हैं तो ये गुरु लघु लघु, चूंकि सन तो स के बाद में जो है विसर्ग है तो ये हो गया गुरु। स है इसके बाद में र है तो वो हो गया गुरु। डी लघु, ये गुरु लघु 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 गुरु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 5 सर सर सम सर हाँ ये बोलो इसका लघु इसका लघु में लघु
लघु गुरु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम तृतीय जो पाठ लेते हैं, प्रच्छाय सुलभ निद्रा। प्रच्छाय सुलभ निद्रा। तो जो प है, चूंकि वो आधा वर्ण पहले है, उसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। रह के साथ में च जो बनाया है, तो वो अग्रिम अक्षर जो है संयुक्त होता है, तो इसमें बन जाता है गुरु। 6 में आठ की मात्रा है गुरु, लघु 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 लघु, नहीं सॉरी गुरु, क्योंकि इसमें द है, और ये गुरु और ये गुरु। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चतुर्थ जो है, चतुर्थ के पंचदश सार्य, चतुर्थ के चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं दिवसा परिणाम रमणीयः। दिवसा परिणाम रमणीयः। अब यहाँ पर हम जब मात्राएं लगाएंगे, तो यहाँ पर लगेंगी लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से इसमें जो लक्षण पूरा घटित होता है, और यदि हम इन मात्राओं को जोड़ें तो इनमें सप्ताह आएंगे, तो टोटल मात्राएं होती हैं इसमें 57। इस प्रकार से 57 मात्राओं वाला ये एक मात्रिक छंद हमारे कोर्स में है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इसमें इस तरह से आते हैं, यस्य छंदसः प्रथम प्रतियोगचरणयोः द्वादशः मात्रा भवन्ति। ऐसा कौन सा छंद है जिसमें कि या जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, छंद कौन सा है? तो यहाँ पर आता है आर्यजाति छंद। आर्य छंदसि द्वितीय चरणे मात्रा भवन्ति। तो द्वितीय चरणे मात्रा होती है अष्टादश द्वितीय चतुर्थ, तो 18 जो मात्राएं होती हैं वो इसमें होती हैं द्वितीय चरण में। अब आते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद की जब हम बात करते हैं, तो जहां पर वर्णों की गणना की जाती है, या जो वर्णों की जो गणना जिस छंद को निर्धारित करती है, वो वर्णिक छंद कहे जाते हैं। प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में वर्णों की गणना की जाती है। इन्हें हम वृत्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गण बनता है, वृत्त बनता है, और इसके लिए हम विशेष रूप से गण का प्रयोग करते हैं, और जिसमें गुरु और लघु जिस प्रकार से कि अभी हमने आर्य छंद में मात्राएं लगाई थी, मात्राएं उसी प्रकार से लगाई जाती हैं, लेकिन वो वर्ण के रूप में परिगणित होती हैं, वर्ण के रूप में गिना जाता है उन्हें, और गण बनाया जाता है। इसके लिए एक सूत्र आता है, यह माता राजधान सलगा, जो कि यहाँ पर है यह माता राजधान सलगम। इसको सलगा भी लिखा जाता है, सलगम भी लिखा जाता है, क्योंकि गय में जब मैं लग गया तो भी गुरु हो गया, और गा लिखा जाएगा तो भी गुरु कहा गया। अतः यह गण, इसके लिए 3 का गण बनाया जाता है, और इसमें जब गण बनते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। यह गण बनते हैं वो ये इस प्रकार से बनते हैं, यगण तगण यह माता राजधान सलगा। तो जो 8 वर्ण हैं इसमें इस प्रकार से य से यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, जय से जगण, भै से भगण, नै से नगण, सै से सगण, लै से लगण, और लै से सॉरी लै से लघु, और गै से गुरु। इस प्रकार से 8 गण बनते हैं। 8 गण बनाने का तरीका ये हो जाता है इसमें कि जब यगण हमें बनाना है तो यह माता की, अब यह माता जब हम लिखेंगे तो यह माता रा ज भा न स ल ग। तो हमने ये लिखा था, हमने जब यगण बनाया तो यह माता इसको किया, और यहाँ पर हमने लिखा यह से यह लघु, माँ की गुरु और ता की गुरु, और यह हुआ यगण। जब हमको मगण बनाना है तो मगण यहाँ पर ये 3 वर्ण आए, माँ ता रा, और माता में तीनों गुरु माँ ता और र, जिसको हम आगे की स्लाइड से देख सकते हैं।
यगन है, ये यगन है। यगन में एक यह जो है यहाँ पर ये लघु है, माँ और ता दोनों गुरु हैं, तो यह माता प्रथम लघु और दो गुरु। फिर तगन है ताराजय, तो ता मगन में सभी गुरु हैं माँ तारा। जब तगन हम करते हैं तीसरे वर्ण से तगन तो ताराजय। रगन जब है यह माता राज में चौथा वर्ण है राज रा, तो राज भा, हम आगे के दो वर्ण और लगा लेंगे और राजभा। इस प्रकार से जो रगड़ का प्रथम गुरु फिर लघु और फिर गुरु करके मतलब मध्य लघु करके और ये रगन बनेगा। जगन की जब हम बात करते हैं तो आगे के जगन जय के बाद में आगे के दो वर्ण हम इसमें लगा लेंगे जय भान है, और जय भान में फिर पहला लघु फिर गुरु और फिर लघु, इस प्रकार से मध्य गुरु करके और जगन बनेगा। जब हम भगन बनाएंगे तो भगन में जो यहाँ पर भान से आगे के दो वर्ण हम उसमें संयुक्त करते हुए और फिर भगन के जो है चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर बनेगा गुरु लघु लघु। नगन में तीनों ही लघु आएंगे, सर्व लघु कहलाता है ये, क्योंकि न से ल। और उसके बाद में जो सगन बनेगा उसमें दो लघु और एक गुरु, क्योंकि गा है वह गुरु हो जाता है और यहाँ पर आगे के तीन वर्ण संयुक्त करते हुए, तो ऐसे करके तीन तीन वर्णों का एक गण बनता है और उनको संयुक्त करते हुए उस गण का नाम रखा जाता है। और ये जो सूत्र है ये इसमें बहुत सहायक होता है। ल से फिर हम लघु मात्रा लेते हैं और ग से हम गुरु मात्रा लेते हैं, और इस प्रकार से आर्षगण और लघु और गुरु इन मात्राओं को द्योतित करता है यह मात्रा राजभानगम सलगम, यह जो सूत्र है। अब मात्राओं को कई बार ऐसा होता है कि ठीक है हमने सामान्यतः पद्य आया, पद्य में मात्राएं हमने लगा, लेकिन मात्राओं का निर्धारण कैसे करें? क्योंकि सामान्यतः जैसे र आया या र आया या री आया तो हमने इनकी मात्राएं तो संयुक्त कर दी, लेकिन जहाँ विसर्ग आया, जहाँ पर अनुस्वार आया या जहाँ पर संयुक्त अक्षर बाद में आया, जैसा कि हम संयुक्त अक्षर लिख रहे हैं, कक्ष लिख रहे हैं, हम यज्ञ लिख रहे हैं, तो इनकी मात्राओं का ये गणना कैसे करें, मात्राएं कैसे लगाएं? तो इनकी मात्राओं के लिए और यह फिर बाद की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम किस प्रकार से मात्रा का निर्धारण करें, छंद का निर्धारण करें कि कौन सा छंद है, क्योंकि वहाँ पर किसी अंतिम एक वर्ण की वजह से जो छंद है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे में सूत्र है सानुस्वारश्च दीर्घो विसर्गश्च गुरुभावे वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांतको अपि वा। सानुस्वारश्च दीर्घो, जहाँ पर अनुस्वार होता है, जो अनुस्वार से युक्त वर्ण है वहाँ पर दीर्घ कहा जाता है। जैसे कि रामम है, रामम हमने लिखा तो रै तो दीर्घ है ही, लेकिन मैं में चूंकि अनुस्वार है अतः यहाँ यह भी दीर्घ होगा। सानुस्वारश्च दीर्घो विसर्गश्च गुरु भवे, और विसर्ग वाला जो दीर्घ वर्ण है, जैसे कि राम है और राम लिखा हमने या फिर हमने लिखा लता, तो यहाँ पर जो दीर्घ वर्ण है वो अपने आप में दीर्घ है। तो जो अनुस्वार से युक्त है या दीर्घ वर्ण है वहाँ तो गुरु मात्रा लगेगी। साथ में ये कह रहे हैं विसर्गश्च गुरु भवे, विसर्ग को भी गुरु होगा। जैसे विसर्ग कैसे है, रामः हरिः, रामः हरिः, जो ये वर्ण है तो यहाँ पर ये तो दीर्घ है ही, गुरु है ही, लेकिन मैं हालांकि रस स्वर है लेकिन उसके पश्चात भी इसमें रस स्वर होने के पश्चात भी विसर्ग होने से ये हुआ गुरु। ऐसे ही हरि है, हरि रस्व है लेकिन यहाँ पर भी रस्व है लेकिन यहाँ पर विसर्ग होने से ये हुआ गुरु। वर्ण संयोग पूर्वश्च, अब वर्ण संयोग पूर्वश्च, तो जो वर्ण होता है उसका संयोग जहाँ पर होता है उसके पूर्व वाला वर्ण जो है वो भी गुरु कहलाता है। गुरु कैसे होगा, जैसे कक्ष है, कक्ष में ये कै वैसे तो होना चाहिए था रस्व, लेकिन रस्व नहीं होकर दीर्घ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो क्षय है ये संयुक्त अक्षर है और क्षय जो बनता है वो क और शय, इन दोनों का संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पर जो ये इसमें कै जो समाया हुआ है वो बनेगा, इसको दीर्घ बनाएगा, और जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा रस। इसकी मात्रा ये होगी। इसी प्रकार से यज्ञ है, इसमें भी ये गुरु होगा और यहाँ पर ये होगा लम। वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत को होगा। और एक नियम और है कि
पद के अंत में यदि किसी कारण से छंद की को पहचानने के लिए या छंद की रचना करने के लिए किसी वजह से पाद पूर्ति नहीं हो पा रही है तो अंतिम वर्ण को यदि गुरु हो तो लघु मान लिया जाता है और लघु हो तो गुरु भी मान लिया जाता है। ऐसे में ये एक अपवाद कह लें या एक नियम, इसको नियम के अंतर्गत ले लिया, अभी हम अपवाद नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लिया जाता है और छंद को, जैसे कि वंशज छंद है या इंदुवज्र छंद है, किसी एक पाद में अंत में गुरु आ रहा है और उसको लघु स्वीकार करना है तो लघु स्वीकार कर लेता है, लघु है तो गुरु स्वीकार कर लिया जाता है। ये हुआ हमारा जो है वर्णिक छंदों का, कि वर्णिक छंदों का निर्धारण किस प्रकार से करें। अब वर्णिक छंदों का निर्धारण करते हैं तो ये वर्णिक छंदों का एक सामान्यतः मात्राएं कैसे लगाएं, यह तो सामान्य बात आ गई, लेकिन अब हम आगे चलते हैं तो पाद किसे कहेंगे। तो पाद है जो छंद है उसका चतुर्थांश जो है वो पाद कहलाता है, जो कि अभी मैंने पहले चर्चा भी करी थी। वैदिक छंद और लौकिक छंद का जब मैंने तुलनात्मक थोड़ा सा बताया था उस समय पर मैंने ये चर्चा करी थी कि वहाँ पर पाद या चतुर्थांश की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर 3 पद वाले और 5 पद वाले भी छंद होते हैं। यदि छंद जब हम वाचन करते हैं, लयबद्ध स्वरबद्ध जब हम उसका वाचन करते हैं तो बीच में विराम जो लेते हैं उसको हम यति कहते हैं, और यति के स्थान प्रत्येक छंद में नियत होते हैं, वहीं पर वो विराम लिया जाता है। वृत्त में अक्षर अथवा मात्राओं के आधार पर निर्मित पद जो है वो वृत्त अथवा जाति कहलाता है, जो कि मैंने पहले बताया था समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि जो सम अर्धसम नहीं, ठीक है, यह अर्ध में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सम, अर्धसम और विषम ये 3 प्रकार के अभी मैंने बताए थे कि वृत्त छंद जो कहे जाते हैं, जहाँ पर चारों पादों के जो वर्ण गणना समान होती है वहाँ समृद्ध, जहाँ पर 2 पाद प्रथम और तृतीय पाद में वर्ण गणना समान होती है, तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ में वर्ण गणना समान होती है, वहाँ पर अर्धसमृद्ध कहलाता है, और जहाँ पर चारों पादों की वर्ण गणना भिन्न भिन्न होती है वहाँ विसमृद्ध छंद कहा जाता है। अब सामान्य जो प्रश्न आते हैं जो हमारे अपने कोर्स के साथ में भी आते हैं स्नातक में, और अन्य जो रीट वगैरह परीक्षाएं होती हैं उसमें आते हैं, तो वो आते हैं छंद पादौ। छंद जब वस्तुनिष्ठ आते हैं तो उसमें इतना लिखा हुआ जाता है, कई बार जो है इसमें छंद पादौ कस्य तो वेदस्य। छंद किसके पाद हैं? वेद के। छंदोबद्ध है वेदो अस्ति, छंदोबद्ध वेद कौन सा है? सामवेद। छंद सूत्राणि विरचितानि, छंद सूत्र किसके द्वारा रचा गया है? पिंगल मुनि के द्वारा। लौकिक छंद है भवति द्विधम, श्लोक से चतुर्थो अंश भवति, श्लोक का चतुर्थ अंश क्या है? पादः। छंदो व्यवस्थायां गणा सन्ति अष्टौ, आदि गुरु गणः भवति भगणः, जगण से गण चिन्ह वर्तते। तो जगण का जब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें गणना करनी हो और जगण या गण रगण कुछ भी पूछा जाए तो हम ये करेंगे, यह माता राज भान या सर्ग, इस तरह से हम लिख करके और उसमें जो गण हम निर्धारित कर लेंगे। अब जगण है तो जग के आगे के 3 वर्ण हम इसमें निर्धारित करेंगे और हम मात्रा लगाएंगे लघु, गुरु और लघु, मतलब एक लघु, गुरु और लघु, ये चेन इसका बन जाता है। आगे अब हम जो अगली क्लास में इन छंद आगे जो मात्रा छंद हैं उनके भेदों को पढ़ेंगे।